देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां संसद में वक्फ बिल को हरी झंडी तो मिल चुकी है और अब दोनों सदनों से ये बिल पास हो चुका है। अब बारी है राष्ट्रपति से मंजूरी की और उस बिल को मिली मंजूरी के बाद पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। पारदर्शिता न्याय के लिए वक्फ विधेयक जरूरी है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना उद्देश्य है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है और ये विधेयक पारदर्शिता न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और न्यायिक सुधारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए लाया गया है और इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। इधर मंगलौर में वक्फ बिल पर बवाल देखने को भी मिला, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शादाब शम्स और शमून कासमी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल के विरोध में पुतला फूका। वक्फ और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन में पुलिस ने हालांकि सख्ती भी दिखाई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो वक्फ बिल पास होने के बाद आज जहां जुमे की नमाज का दिन है, लेकिन इस बीच प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। मंगलौर में वक्फ और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने यहां पर सावधानी बरती हुई है, क्योंकि संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश होते ही देश भर में हलचल तेज है और इसी कड़ी में मंगलौर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पुतला फूका और स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये विरोध उग्र होता देख पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है पूरे देश भर से। हरिद्वार से संजय पुंडीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, मंगलौर से सामने आया है, यहाँ मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था। फिलहाल अभी की स्थिति क्या कुछ है और पूरे प्रदेश भर की स्थिति को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अंजलि, लगातार वक्फ बोर्ड का जिस तरह विधेयक पेश हुआ है उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि अगर हरिद्वार के मंगलौर की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा एक बड़ा हंगामा किया गया है। हालांकि जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष थे शादाब शम्स और जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया है, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ उबाल देखने को मिल रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं जो हरिद्वार पुलिस थी, यानी जो मंगलौर पुलिस थी, वो यहाँ पर पहुंची और कुछ प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन तमाम दलों की यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और क्या आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की कोई संभावना है? क्या पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है? देखिए, लगातार जिस तरह से ये विधेयक पेश हुआ है उसके बाद से ही लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में लगा है। हालांकि उनका यही कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसे कहीं ना कहीं कब्जा करने के हित से यह विधेयक पेश किया गया है। साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जनभावनाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जा करने का यहाँ पर विधेयक जो पास हुआ है। इसके अलावा अगर जो अलग हरिद्वार के अलावा अलग जनपदों की बात की जाए तो वहां पर भी जो कुछ लोग हैं इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं।
जी अंजलि। विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन देखिए संजय, अभी मौजूदा स्थिति अगर उत्तराखंड की हम बात करें बीते पिछले कुछ दिनों की, चाहे वो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर अतिक्रमण करके जो मज़ारें बनाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अब वक्फ बिल का पास होना जिसका भी विरोध कई तबकों में देखा जा रहा है। इस सब को देखते हुए यहाँ पर हालात कैसे नियंत्रित किए जा रहे हैं? देखिए बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में धामी सरकार एक के बाद एक मदरसों और अवैध जो सरकारी जमीनों पर धर्म स्थल बनाए गए हैं उसमें मजार हो या फिर किसी तरह का मदरसा हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये बिल पास हुआ है उसमें यही कहना है कि जो अभी तक गरीब तबके के जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते थे उन तक जो वक्फ बोर्ड की जो लाभ होते थे वो नहीं पहुंचते थे। इसके अलावा अब सारी जो होंगे वो पारदर्शिता से होंगे। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जो कहीं ना कहीं इस कानून से खुश भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि उत्तराखंड में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, धामी सरकार ने साफ किया है कि अगर उत्तराखंड में धर्म के नाम पर किसी तरह का भू कब्जा होता है यानी जमीन कब्जाने का काम होता है तो उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने बीते दिनों से लगातार देखा है कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में करीब 140 से ज्यादा ऐसे स्थान है जहां पर सील किए गए हैं, यानी जो नियमों के विपरीत बने थे। इसके अलावा कुछ तो नोटिस भी दिए गए हैं। खासकर अगर हरिद्वार की जब हम बात कर लेते हैं तो हरिद्वार में भी 60 से ज्यादा ऐसी मजारें हैं, मदरसे हैं जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन पर लगातार एक के बाद एक कार्रवाई। लेकिन संजय, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है। लोगों में ये फैलाया जा रहा है कि उनकी जमीन छीनने और हड़पने का काम वक्फ संशोधन बिल के जरिए किया जाएगा। आखिर आने वाले वक्त में कैसे इस स्थिति को समझा पाएगी, लोगों तक क्या संदेश दिया जाएगा सरकार की ओर से? क्योंकि ये भ्रम अभी तक फैला हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर तमाम विपक्षी दलों ने संसद में भी ये बात कही थी। देखिए लगातार अगर जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड में भी इस तरह की चर्चाएं तेज है कि जो मुस्लिम समुदाय की यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उसे अब कहीं ना कहीं सरकार के अधीन कर दिया जाएगा, यानी उस पर अब कब्जा किया जाएगा। और जिस तरह से जो वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है उनका एक बयान है, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड के जरिए कहीं ना कहीं लूट का एक कार्य चल रहा था। ज्ञान को लेकर भी तमाम जो जनपद है वहां पर लोग है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तरह का ध्यान है वो इसमें भी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जिस पारदर्शिता से काम होगा ये कहीं ना कहीं गरीब तबके के जो मुसलमान है उनके हित में होगा, उनके लाभ में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है, ये फिलहाल आने वाले वक्त में शायद सरकार की ओर से समझाया जा सके। इधर हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री धामी नजर आए। कबड्डी चैंपियनशिप समापन में वो शामिल होंगे। शाम 4:20 पर वो हरिद्वार पहुंचेंगे। सीएम के आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 4:20 पर हरिद्वार पहुंचेंगे और वंदना कटारिया स्टेडियम में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित युवा चैंपियनशिप के समापन समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना भी है। तो 4:20 पर सीएम धामी हरिद्वार के दौरे पर होंगे, जहां वो कबड्डी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी पर झूठ बोलने का उन्होंने आरोप लगाया है। हरीश रावत ने भंडाफोड़ अभियान शुरू किया है। बीजेपी के झूठ का भंडाफोड़ अभियान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ भंडाफोड़ अभियान भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस बार अभियान के दौरान कम से कम 20 दिनों तक उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में जाऊंगा, यानी कि वो 20 दिनों तक इस अभियान के जरिए बीजेपी के झूठों का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल हरीश रावत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी के 2 झूठ भी गिनवाए और आरोप लगाया कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए जनता से
जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का ये कहना है कि बीजेपी ने अभी तक जो जनता से वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया। भाजपा ने दो झूठ बोले सत्ता का अपहरण करने के लिए। 2017 में बोला कि कांग्रेस की सरकार ने शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए सरकारी छुट्टी कर दी है। गजट नोटिफिकेशन अभी तक भाजपा दिखा नहीं पाई है। दूसरा झूठ बोला 2022 में मेरा नाम लेकर के कि सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी तक ना कोई अखबार जिसमें बयान छपा हो। मैंने फैसला किया है कि उनके इन दो झूठों का पर्दाफाश करने के लिए, भंडाफोड़ करने के लिए मैं 20 दिन उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर जाऊंगा। और 6 अप्रैल को उत्तराखंड में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां स्थापना दिवस पर बीजेपी गांव चलो अभियान शुरू करेगी। कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। तो बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर विचार गोष्ठी, घर घर ध्वजारोहण किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के संचालन के लिए बीजेपी ने प्रदेश टोली का भी गठन किया है, जो जिला और मंडल स्तरीय टीम बनाकर कार्यक्रम में जन सहभागिता को सुनिश्चित कराएगी। परिवर्तन आ गया। कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी शहरों पे तो काबिज है ही है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। अभी हमारा अभियान है कि जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार का कामकाज है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान लिया है और उस अभियान के माध्यम से अपनी बात हर गांव के निवासी तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए अभियान आगे बढ़ रहा है। इधर उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए सचिव नामित किए गए हैं। चारधाम के लिए आईएएस अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई है। व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट तैयार करेंगे सचिव। आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव को व्यवस्थाओं की रिपोर्ट सौंपेंगे। सचिव बीवी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम की व्यवस्था देखेंगे। यमुनोत्री धाम के सचिव नीरज खैरवाल नामित किए गए हैं और इसके अलावा सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम का जिम्मा सौंपा गया है। केदारनाथ में सचिव युगल किशोर पंत व्यवस्थाओं को देखेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द होने वाली है। इसकी तैयारियां भी अपने चरम पर हैं और इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब सचिवों को दी गई है। तो मुख्य सचिव को ये सभी चारधाम यात्रियों के सचिव जो तय किए गए हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो सभी आईएएस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके लिए 4 सचिव अलग अलग धामों के लिए, यानी कि 4 धामों के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। तो प्रशासनिक स्तर पर सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। लगातार अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, यहां निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें देहरादून जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर डबल हो जाएंगे। ऋषिकेश और विकास नगर में ये काउंटर दोगुने हो जाएंगे। फीडिंग रूम, चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। ऑपरेटर और नेटवर्क की भी सुगम व्यवस्था होगी। 30 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल जाएंगे। 30 अप्रैल से जैसा कि चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, चमोली में बद्रीनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी तय समय से पहले चारधाम मार्ग को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चारधाम यात्रा में इस बार पंजीकरण काउंटर दोगुने हो जाएंगे और ऋषिकेश में 30, विकास नगर में पंजीकरण के लिए 20 काउंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा यात्रा को लेकर डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने ऋषिपर्णा सभागार में चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फंड के कारण यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
इसके अलावा हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज पहुंचे धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा मंत्री ने परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। 541 लाख रुपए की लागत से बनेगा परीक्षा भवन। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया है। लगभग 541 लाख की लागत से बनने वाले नए परीक्षा भवन तैयार होगा। और इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्रों को दिक्कत होती है। डिग्री पूरे प्रदेश में 18 डिग्री कॉलेजों को परीक्षा भवन दिए हैं। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बन रहा है। उसका मेन मकसद यह है कि लगभग 500 बच्चे एक परीक्षा हॉल में परीक्षा दे सकते हैं। वो मल्टीपर्पज़ भी रहेगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, कई बार क्या है कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था रहेगी। वैसे हम 25 डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 70 करोड़ रुपये हमने अब मुक्त कर दिए हैं। और 25 डिग्री कॉलेजों में हम गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बना रहे हैं। लगभग 18 डिग्री कॉलेज। इधर केदारनाथ के पूर्व एमएलए ने सरकार पर आरोप लगाया है। मनोज रावत ने पिटकुल को जमीन देने के आरोप लगाए हैं। रुद्रप्रयाग में फर्जी तरीके से गोचर हो रही है भूमि, ये आरोप लगाए हैं। गांव में गोचर भूमि पिटकुल को देने का आरोप लगाया है। गांव के लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने ऊखी मठ के रुद्रपुर गांव की गोचर भूमि को पिटकुल को देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी एनओसी और लीज बनाकर ये भूमि दी है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं। इनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गांव में ये एक गोचर भूमि है जिस पर निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर में कोई भी भूमि नहीं बचेगी। गांव है, रुद्रपुर गांव है, वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है। उस गांव के पास गोचर भूमि के अलावा न गोचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गोचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है। और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी। गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा। और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम और भी बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।